वेलकम कॉलेज अचीवर्स। आज हम लोग बात करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई सारे प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो हमें पता है कि मिनरल्स है क्या। तो मिनरल क्या है? अ मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड विथ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड अ वेल डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इसको ऐसे समझे कि मिनरल जो है एक रॉक है, रॉक के फॉर्मेशन में है और उसमें जिस तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा है वो उसका ओर हो गया। अगर मान लीजिए कोई स्टोन है और कोई रॉक है, उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है तो वो ओर जो है आयरन ओर हो गया। इसी तरह से बॉक्साइट का हो सकता है, लाइमस्टोन का हो सकता है और किसी भी मिनरल्स का जो है रॉक वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में हम मिनरल को क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया मेटेलिक, दूसरा हो गया नॉन मेटेलिक और तीसरा हो गया एनर्जी रिसोर्सेज। मेटेलिक में क्या है? हमारा फेरस है और नॉन फेरस और प्रीसियस मेटल्स है। ठीक है, फेरस में है आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस में कॉपर एंड बॉक्साइट। फेरस और नॉन फेरस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ऐसा है कि इसमें फेरस वाले में लौह तत्व की मात्रा उपलब्ध होती है, जबकि नॉन फेरस में लौह तत्व नहीं होता। लेकिन ये भी मेटेलिक है, इसमें भी डक्टिलिटी और वो सारी फीचर्स है जो कि फेरस वाले मिनरल्स में है। ये सारे फीचर्स नॉन फेरस वाले जिसमें कि लोहे की मात्रा नहीं है, जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है। उसके बाद प्रीसियस मिनरल्स देखते हैं जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है। ये सारे प्रीसियस मिनरल्स में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को। एनर्जी रिसोर्सेज को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांट कर देखते हैं। एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो हो गया जो कि हम परंपरागत ढंग से सदियों से जिसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग रिसेंटली डेवलप किए हैं, जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है, ताकि हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। ठीक है, तो एक तो हो गया बायोगैस, फिर हो गया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और कई तरह के एनर्जी हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। एक हो गया कन्वेंशनल और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद इन सभी मिनरल्स को कैसे हम लोग निकालते हैं, या यूं कहें कि माइनिंग क्या है। तो माइनिंग क्या है? क्वायरिंग और डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये क्या है हमारा? इसी को हम लोग माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, एक पॉपुलर रूप जो माइनिंग का हम लोग देखते हैं, जो कि क्लास 10th के ज्योग्राफी के बुक में दिया हुआ है, वो है रैट होल माइनिंग। अगर इसको आप ऐसे समझें कि छोटे छोटे खदानों में जो कि ओपन है, जिसमें कि कोई जो है सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। वैसे तो भारत में जितने भी खादान हैं मुख्य रूप से सरकारी हस्तक्षेप से ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसे खादान जिसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप ना हो, जिसमें चोरी छुपे कई तरह के खादानों में से मिनरल्स को निकाला जाता है, तो छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए जाते हैं और काफी लंबे सुरंग के रूप में, जिसमें कि केवल बैठकर ही जो है खुदाई का काम किया जा सकता है। इस तरह के माइनिंग को हम रैट होल माइनिंग कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो है मेघालय और इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हम लोग देखते हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इनके ऑकरेंस के बारे में, मिनरल्स के ऑकरेंस के बारे में। तो मिनरल्स जो है मुख्य रूप से हम लोग को इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। हमें ये बात अपने आप में ध्यान रखने की है कि जितने भी फेरस या मेटेलिक है
मेटेलिक मिनरल्स है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाए जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, एल्यूवियल डिपॉजिट एंड ओशन वाटर में ये नॉन मेटेलिक या अलग तरह के एनर्जी रिसोर्सेज या कार्बनिक रिसोर्सेज को हम लोग देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में देखते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से आयरन ओर के रूप में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसके 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 जो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, तो ये हो गया उड़ीसा और झारखंड बेल्ट का एरिया। उसके बाद दुर्ग बस्तर चंद्रपुर का बेल्ट है, ये आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उड़ीसा का ये बेल्ट आप कह सकते हो। तो ये हो गया दुर्ग बस्तर और छत्तीसगढ़ चंद्रपुर बेल्ट। फिर बेल्लारी चित्रदुर्ग तुमकुरू बेल्ट है जो कि दक्षिण का महत्वपूर्ण लॉ एस्क और आयरन ओर का जो है क्षेत्र है। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। ये 4 जो है मुख्य रूप से जो है भारत में आयरन ओर के प्रोडक्शन का एरिया है। अगर हम चौथे एरिया को देखें तो ये मुख्य रूप से हेमाटाइट के आयरन ओर मुख्य रूप से 2 तरह के हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। तो मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे में आयरन ओर में 70% तक जो है आयरन ओर की मात्रा होती है, जबकि हेमाटाइट में ये 50-60% तक के और इसमें उपलब्ध होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो भारत में हेमाटाइट प्रकार के जो आयरन ओर है उसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भारत में। अगर हम देखें तो भारत में प्रोडक्शन को ध्यान में रखें तो मुख्य रूप से आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है भारत में वो सर्वाधिक रूप से उड़ीसा में होता है, ठीक है। और उड़ीसा में अगर हम देखें गोवा माइंस, अगर हम देखें उड़ीसा के बॉर्डर के साथ सटा हुआ नोआमुंडी माइंस जो झारखंड का पार्ट है, और इसी तरह के सेल का जो है किरीब्यू है, मेघातुबुरु है, ये जो है मुख्य रूप से माइंस वाला एरिया है जो कि उड़ीसा के आसपास के एरिया में पाया जाता है। फिर जो है 16% तक जो है छत्तीसगढ़ में आयरन ओर पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन है कर्नाटक में लगभग 14% और झारखंड में 11% और अदर्स में 7% तक जो है आयरन ओर की मात्रा हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, और जो मैग्नीज है इससे कई तरह की दवाइयां और कीटनाशक और कई तरह की जो है पेंट्स, इस तरह की चीजें बनाई जाती है मैग्नीज में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में लगभग 27%, महाराष्ट्र में 25% और उड़ीसा में 25%, कर्नाटका में 11% या 11% और आंध्र प्रदेश में 10% और अदर स्टेट में मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है लगभग 2% है। मुख्य रूप से ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में जो दक्षिण का पेनिनसुलर पठार है, जो इस पठारी एरिया में ही फेरस जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मैग्नीज, कोबाल्ट और निकल जैसे तत्व जो है इसी एरिया में पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं नॉन फेरस, जिसमें कि कॉपर और बॉक्साइट मुख्य रूप से प्रमुख है। तो बालाघाट, उसके बाद बालाघाट उड़ीसा का जो है वहां पे सब सर्वाधिक जो है 52%, 52% तक जो है कॉपर को प्रोड्यूस किया जाता है। सिंहभूम ऑफ झारखंड, राजस्थान का खेतरी खान जो है मुख्य रूप से कॉपर के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जिससे कि एल्युमिनियम बनता है और एल्यूमिनिया उसका जो है ओर है। ये मुख्य रूप से अमरकंटक प्लेटो, मैकाल प्लेटो, बिलासपुर, कटनी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है बॉक्साइट। अगर इसके प्रोडक्शन को हम लोग देखें तो मुख्य रूप से उड़ीसा में 49%, 49 to 50% तक का प्रोडक्शन, एक बहुत बड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है फेरस ऑक्साइड जो है या फेरस मिनरल्स जो है अगर कहें तो यह उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ही पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुजरात में 24%, झारखंड में 9%, छत्तीसगढ़ में 8% और इसी तरह
महाराष्ट्र में 8% और अदर्स में 2% तक बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं माइका, ठीक है, जिसमें कि नॉन मेटेलिक का है, नॉन मेटेलिक का पार्ट है माइका, जिसमें लाइमस्टोन, सॉल्ट, पोटास, माइका, सल्फर, ये जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में से प्रमुख है माइका। तो अगर हम इसको माइका को देखें तो इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है और भारत में ये जो है मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, गया, हजारीबाग, राजस्थान और राजस्थान के अजमेर वाले एरिया में होता है। चूंकि इसके प्रोडक्शन को हैजार्डियस माना गया है, तो अभी जो अल्टरनेटिव्स हमारे पास है, अगर मुख्य रूप से देखें तो जो माइका है इसका प्रोडक्शन भारत में सर्वाधिक होता है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स बहुत कुछ बन गए हैं और इसकी वजह से इसके प्रोडक्शन का इम्पैक्ट पड़ा है और वो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, विदेशों को बेच रहे थे, उसके रिक्वायरमेंट में चूंकि कमी आई है तो इसके प्रोडक्शन में भी कमी आई है। तो झारखंड, बिहार, गया, हजारीबाग, राजस्थान, ये जो है मुख्य रूप से माइका का जो है प्रोडक्शन स्टेट है, एरियाज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट जो है हमारा मिनरल्स है, जो कि नॉन मेटेलिक का पार्ट है और लाइमस्टोन जो है मुख्य रूप से बिहार, झारखंड के एरिया में या जितने भी अगर हिमालय वाले स्टेट को अगर हम देखें तो वो लाइमस्टोन के लिए मुख्य रूप से फेमस है। और आप जानते हैं कि जितने भी सीमेंट उद्योग है, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस सब की प्रोडक्शन जो है सीमेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये आप नाम सुना होगा, छिप पानी हो गया जो है जो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि झारखंड एक महत्वपूर्ण जो है लाइमस्टोन का एरिया है और यहाँ पर चूंकि आयरन एंड स्टील का जो है प्लांट लगाया गया है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां एक रीजन ये लाइमस्टोन भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और इस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस पर हमारी डिपेंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं। इन फोसिल फ्यूल्स को हम लोग कम जलाना चाहते हैं ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं से बचा जा सके। अब हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, इसके कोई अल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो हमारे पास है अल्टरनेटिव्स के रूप में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग देखते हैं एटॉमिक एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल और जियोथर्मल के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एटॉमिक एनर्जी के रूप में। तो एटॉमिक एनर्जी हम सबको पता है कि एक नई तरह की जो है एनर्जी है, जिसमें कि यूरेनियम, थोरियम और जैसे तत्वों में विघटन होता है और इस विघटन से जो कुछ भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इससे कई तरह की बिजली बनाने का काम, और आप यूं कह सकते हैं कि इससे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, सोलर एनर्जी का जो डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज्यादा है। चूंकि इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी काफी टाइम लगना है और इसकी जो संभावनाएं हैं भारत में बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हमारे लिए संभाव्य जो है एनर्जी के रूप में जाना जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विंड एनर्जी। तो पूरा जो है समुद्र तटीय भाग गुजरात से लेकर के वापस जो है तमिलनाडु कोस्ट तक और वापस तमिलनाडु कोस्ट से वेस्ट बंगाल तक अगर हम देखें तो हमारा विंड एनर्जी का एक व्यापक पोटेंशियल का एरिया भारत में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बायोगैस, या यूं कहें कि मानव मल या पशु मल से संबंधित जो गैस निकलता है उसको जलाकर जो कुछ भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं वही हमारा बायोगैस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। तो टाइडल एनर्जी जो समुद्र में जो टाइड है उसको हम लोग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इस ऊर्जा को हम
काफी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है नए हैं हमारे लिए, और इन सभी कॉन्सेप्ट में अभी टाइम लगेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में। और एट द एंड हम लोग देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो आपने शायद सुना होगा पुगा वैली और मणिकरण के बारे में। मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है और पुगा वैली जो कि लद्दाख में है। और ये पुगा वैली कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, चूंकि मैप के रूप में भी पूछा गया है, और इन्हीं प्रश्नों को जो है कई बार मैप के लोकेशन के रूप में, या यूं कहें कि ये पुगा वैली कहाँ है या मणिकरण कहाँ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये गर्म पानी के सोते हैं जहां पर की टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इस उबले पानी या उबलते पानी से जो कुछ भी हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, इसको और दूसरे संदर्भ में भी ले सकते हैं कि अर्थ में गहराई तक जाने से टेम्परेचर जो कि बढ़ता है, और उस बढ़ते टेम्परेचर का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के रूप में करते हैं, और इसी एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैनल को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, समझने को मिला, तो इस चैनल को निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाकर ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।